गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और ये एक एंटाइटलमेंट बेस्ड सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट दे रहा है इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स को, जिसके अंदर मिनिमम गारंटीड इनकम होगी और सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी होगी। तो अब ये बिल है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। इस बिल में सारी फैमिलीज ऑफ द स्टेट को कहा गया है कि आपको 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटेड मिलेगी। एज्ड, डिसेबल्ड, विडो, सिंगल वुमेन, इनको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये पर मंथ भी मिलेगी और ये पेंशन जो है वो 15% के रेट से हर साल इंक्रीज़ की जाएगी। अब ये बिल जो है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको लाया जा रहा है। एक तो मिनिमम गारंटेड इनकम मिलेगी और फिर राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और राइट टू गारंटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी मिलेगी। गवर्नमेंट ये एंटिसिपेट कर रही है या ये सोच रही है कि लगभग 2500 करोड़ रुपए का पर ईयर इसका एक्सपेंडिचर जो है होने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स विद टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इस बिल की कैटेगरीज देखें तो मिनिमम गारंटेड इनकम में हर एडल्ट सिटीज़न को कहा गया है कि उनको 125 दिन का जो है वो काम मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट के इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के तहत या फिर मनरेगा के तहत भी 100 डेज़ का तो ऑलरेडी मिलता है मनरेगा में, है ना। 25 दिन का जो एक्स्ट्रा होगा वो गवर्नमेंट एलिजिबल कैटेगरीज को मिनिमम जो है वो जो है ये मिनिमम इनकम जो है वो 25 दिन की देने वाली है। और गवर्नमेंट जो है वो उनको मिनिमम पेंशन भी 1,000 रुपये की देने वाली है। गारंटेड एम्प्लॉयमेंट भी है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो है स्टेट की जो है वो देने वाली है अर्बन और रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में। अब इसमें होगा क्या कि एक प्रोग्राम ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रूरल एरियाज़ में और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लोकल बॉडी इन अर्बन एरियाज़ में होगा। प्रोग्राम ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि जो काम मिल रहा है वो विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में मिलता रहे। ठीक है। एप्लीकेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए भी जो है वो एलिजिबल होगा इन केस अगर उनको जो है वो काम नहीं मिलता है वो 125 दिन वाला। और सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी दी जाएगी जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। 5% जो है वो हर जुलाई में इंक्रीज़ हो जाएगा, 10% मतलब टोटल 15% इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिलेगा। 10% जो है वो जनवरी में इंक्रीज़ होगा। बिल का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हर गवर्नमेंट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जस्टिस मिले और ये इन्फ्लेशन से भी जो है लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की गई है, खासकर तब जब अभी इस साल राजस्थान में इलेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट और के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डेलीगेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड से 19th सेशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए जो है इकट्ठे हुए हैं रोम में, इटली में। ये अकेली ऐसी परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी के खासकर फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स कवर्ड हैं। 1983 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था सस्टेनेबल यूज़ और कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, ताकि फूड एंड कल्चर एग्रीकल्चर में इसका यूज़ किया जा सके, बेनिफिट इसके शेयर किए जा सकें। इंडिया भी इसका मेंबर है और ये इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडी है ये पीरियोडिक ग्लोबल असेसमेंट करती है और बताती है कि क्या जेनेटिक रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के जो है ट्रेंड्स चल रहे हैं। ग्लोबल प्लान्स ऑफ एक्शन भी डेवलप करती है और जो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है ITP GRFA, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको 31st सेशन में साल 2001 में अडॉप्ट किया गया था। और ये एक तरह से ग्लोबल सिस्टम बना कर दे रही है फार्मर्स को, प्लांट ब्रीडर्स को, साइंटिस्ट को, कि जो प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स हैं उसका एक्सेस उनको मिल सके और उसका वो बेनिफिट ले सकें। ठीक है। और कहा जा रहा है कि जहाँ पर जो है बेनिफिट्स जो है डिराइव होंगे वहाँ के लोगों को भी जो है उसके बेनिफिट्स मिल सकें, ये भी इंश्योर करती है ट्रीटी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आड़तियाज़। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के डिसीजन कि एप्पल्स को बाय वेट बेचा जाएगा, उसके अगेंस्ट आड़तियाज़ जो है उन्होंने इंडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो फ्रूट मंडीज़ में कर दी है हिमाचल प्रदेश के। आड़तियाज़ जो है कमीशन एजेंट्स हैं या मिडलमैन है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है फार्मर से डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं या फिर उनसे लोकल एग्रीकल्चर मार्केट्स में प्रोक्योर करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं, क्रेडिट दे देते हैं फार्मर्स को, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी देते हैं फार्मर्स को। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है होलसेल बायर्स को जो है सेल करने में भी ये रोल एक निभाते हैं। इस सब
रोल के लिए ऑफ कोर्स वो एक कमीशन चार्ज करते हैं, जनरली जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू का एक परसेंटेज होता है जो। तो ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का एक जो है वो एक पार्ट बन चुके हैं, जो कि ऑफ कोर्स मिडल मैन है जबकि ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन जो है पीएफआरडीए के, उन्होंने बोला है कि रेगुलेटर जो है ये प्लान कर रहा है कि पेंशन फंड्स जो हैं वो सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकें। सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स का आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में जो है एक सोवरन ग्रीन जो है बॉन्ड निकाले जाएँ। और सोवरन ग्रीन बॉन्ड होते क्या हैं, कोई सोवरन एंटिटी या इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप या अलायंस जो है जो है या फिर कोई कॉरपोरेट जब बॉन्ड्स इशू करता है और उससे जो पैसा डिराइव किया गया है वो सिर्फ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में ही यूटिलाइज़ किया जाता है, तो उसको हम सोवरन ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। और ये लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड के होते हैं, ठीक है। अब पीएफआरडीए क्या है, एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पीएफआरडीए एक्ट में 2014 के अंदर इसको बनाया गया है। एक इसमें चेयरपर्सन होते हैं, 6 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं इसमें, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। जनरली हमारा जो एनपीएस है और अदर पेंशन स्कीम्स है उसको भी रेगुलेट कर रही है। पेंशन फंड्स को जो है एस्टैब्लिश करना, डेवलप करना, रेगुलेट करना, पेंशन फंड सब्सक्राइबर्स के इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करना, ये सारे काम जो है पीएफआरडीए करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट रैंकिंग जो पब्लिश की गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा, उसमें इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 80th स्पॉट पर आया है। पिछले साल ये 87th आई एम सॉरी 85th स्पॉट पर था साल 2022 में। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो एक अथॉरिटेटिव रैंकिंग है वर्ल्ड के पासपोर्ट्स की। हेनले एंड पार्टनर्स एक प्राइवेट फर्म है, ये जो है पार्टनरशिप विद IATA के साथ ये जो है इंडेक्स पब्लिश करती है। 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स और 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस को इंक्लूड किया जाता है। उसमें ऑफ कोर्स इंडिया का 80th रैंक आया है इस बार। और ये जो डेटा है ये IATA से सोर्स किया जाता है, उसके बेसिस पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे फर्स्ट लेवल पर आया है, मतलब सबसे ज़्यादा वीज़ा फ्री जो एक्सेस है वो सिंगापुर के सिटीजन्स को है। उसके बाद जर्मनी, इटली और स्पेन जो है उन्होंने का सेकंड रैंक आया है। थर्ड रैंक जो है वो जापान का आया है, जबकि थर्ड रैंक इससे पहले जो है सेकंड रैंक जापान का होता था। अब इंडिया का रैंक जो है वो 7 प्लेसेस जो है वो ऊपर चढ़ा है। लास्ट ईयर 87 आया था, इस बार 80th आया है, ठीक है। तो और ये स्पॉट जो है ये इंडिया सेनेगल और टोगो के साथ जो है वो शेयर कर रहा है, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा फ्री एक्सेस है 57 डेस्टिनेशंस में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीनियर एयरबस ऑफिशियल्स ने रिसेंटली बोला है कि एक फुली ऑपरेशनल फैक्ट्री जो है वो वडोदरा में सेटअप कर ली जाएगी नवंबर 2024 तक, जहां से फर्स्ट इंडिया मेड C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा प्रोड्यूस होना साल 2026 से। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या है, एक न्यू जनरेशन टैक्टिकल एयरलिफ्टर है, लाइट और मीडियम सेगमेंट में आता है। यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉरपोरेशन एयरबस ने इसको डिज़ाइन और बिल्ड किया है। हाईली वर्सेटाइल है, इसकी फ़्लाइट एंड्योरेंस लगभग 11 घंटे की है। मल्टी रोल ऑपरेशंस में काम आ सकता है ये ऑल वेदर कंडीशंस में। और इसका जो है रैंप डोर है जो इस तरह का बनाया गया है कि क्विक रिएक्शन और पैराड्रॉपिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट है, कर सकता है ये 71 ट्रूप्स का या 50 पैराट्रूपर्स का। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं इसमें, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है। वाटर बॉम्बर भी बन सकता है ये, खासकर समझ लो कहीं फॉरेस्ट फायर है तो लगभग 7000 लीटर ऑफ वाटर ये जो है वो वहाँ पर यूज़ कर सकता है आग को बुझाने में। फिर बाकी वही इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ भी हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भूमि सम्मान अवार्ड्स। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भूमि सम्मान अवार्ड्स दिए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के एक फंक्शन में। तो 9 स्टेट सेक्रेटरीज और 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को जो है ये अवार्ड्स दिए गए हैं। किस कंटेक्स्ट में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के जो कोर कंपोनेंट्स हैं उसमें एक्सेल किया है उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो भूमि सम्मान अवार्ड्स क्या है, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं DILRMP स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में जो भी ऑफिशियल्स का योगदान है। मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक आया है इस कंटेक्स्ट में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन में। 15 डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश हैं उन्होंने 100% अचीवमेंट कर ली है ऑल कंपोनेंट्स में इस स्कीम के।
ठीक है। तो ये स्कीम के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जा रही है। इसमें जो है हर तरफ से जो है डेटा को प्रोक्योर किया जा रहा है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सर्कल रेट से, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से और अदर सेक्टर से। उसके बेसिस पर जो है एक तरह से डिजिटाइजेशन की जा रही है लैंड रिकॉर्ड्स की। ठीक है। कंप्यूटराइजेशन करना लैंड रिकॉर्ड्स की, सर्वे या रीसर्वे करना, कंप्यूटराइजेशन करना रजिस्ट्रेशन की, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेपी कोलंबो। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मरकरी के पास जो है वो फ्लाई बाय करते हुए बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट ने कुछ डेटा कलेक्ट किया और देखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स रेन डाउन करते हैं प्लैनेट के सरफेस पे और उससे जो है एक्सरे ऑरोरास फॉर्म होते हैं। तो बेपी कोलंबो क्या है, एक जॉइंट यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी का जो है एक मिशन है मरकरी पे। अक्टूबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और ये एक एम्बिशियस कॉम्प्लेक्स मिशन है जिसको डिज़ाइन किया गया है मरकरी के सरफेस कॉम्पोजिशन और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए। इसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एमपीओ जो है वो बेसिकली ईएसए ने बनाया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है मैपिंग करने के लिए या स्टडी करने के लिए मरकरी के सरफेस को। जो एमएमओ है वो जापान ने बनाया है, जापानीज स्पेस एजेंसी ने बनाया है और ये मरकरी के मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटोस्फेयर को स्टडी करता है। अब इस मिशन का जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि मरकरी के सरफेस और कॉम्पोजिशन को जो है अंडरस्टैंड करना, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटोस्फेयर को जो है के बारे में जानना, मरकरी का जो एक्सोस्फेयर है, जो उसका थिन एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में उसको मेजर करना और एक्सपेरिमेंट्स भी करना। ठीक है, एंड ग्रेविटी के बारे में और अच्छे से जानने के लिए। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill 2023. This topic is important for your governance and social issues. Rajasthan government has recently tabled the Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill 2023, which aims to provide entitlement-based social security support to individuals and households of the state with minimum guaranteed income in the form of guaranteed wage or social security pension. So under this bill, all families of the state would get guaranteed employment for 125 days of the year, and the aged, disabled, widow and single women will get a minimum pension of 1000 rupees per month. Importantly, this pension will be increased every year by 15%. So bill has basically three broad categories. First, of course, is the right to minimum guaranteed income. Second is the right to guaranteed employment, and the third is right to guaranteed social security pension. So government is expecting that there will be additional expenditure of 2500 crore rupees per year for this particular scheme, which will of course increase with time as the 15% rate comes into play every year. So there will be three components: a minimum income for 125 days, and this will be supplementing Manrega's 100 days. So basically 25 days more job will be guaranteed by the state government in rural areas, and there will be minimum pension of 1000 rupees. There will also be guaranteed employment. Basically the right to employment would be there for urban and rural employment schemes, and state will designate a program officer. In the rural areas it will be block development officer. In the local in the urban areas this will be executive officer of the local body to implement this act. So these program officers will ensure that the work site is within a radius of 5 kilometers of the eligible beneficiary. So the applicants will be entitled to unemployment allowance also in case, of course, the 125 days job challenge is not met. This guaranteed social security pension would also increase each year, first in July by 5% and then in January by 10%. So total 15% increase would be there every year. So what is the significance of this scheme? Of course, this is the moral responsibility of every government that everyone gets justice. But in this case, you know that there are elections this year in Rajasthan government in Rajasthan. That's why to keep an eye over the polls this year, the Rajasthan government has rolled out this scheme. The next topic is Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. This topic is important for your environment section and also your international relations. Recently, delegates from across the world have gathered at 19th session of Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture in Rome, Italy. So this is the only permanent intergovernmental body
that deals with all components of biodiversity for food and agriculture. It was established in 1983, and of course, the aim is to reach international consensus on policies for sustainable use and conservation of genetic resources for food and agriculture. India is also a member of it. So basically, this body conducts periodic global assessments regarding the status and trends of genetic resources and biodiversity for food and agriculture. It also develops global plans of action, and the major milestone that it has already achieved is the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. So this was adopted by the 31st session of this conference in 2001, and this basically establishes a global system to provide farmers, plant breeders, and scientists with access to plant genetic materials, and to ensure that wherever these resources have originated, at least the recipients share the benefits of these resources in that region. Okay. So the next topic is Aadhatiyas. This topic is important for your economy section. Aadhatiyas have recently threatened to go on an indefinite strike in Himachal Pradesh fruit mandis because the government has decided to sell apples by weight. So who are these Aadhatiyas? They are commission agents or middlemen in the agriculture sector. They procure agriculture produce from farmers either directly or indirectly through the local agriculture markets. They also provide credit to farmers. They also offer warehousing facilities to them, and they also facilitate sale of agriculture produce to wholesale buyers. So in lieu of all these facilities, they charge a commission for their services. This is usually a percentage of the value of the transaction, and they have emerged as a bulwark in the traditional agriculture marketing system of our northern states. So the next topic is sovereign green bonds. This topic is important for your environment and economy section. So recently, chairman of PFRDA has said that regulator is keen on pension funds investing in sovereign green bonds. You know that government of India is planning to issue sovereign green bonds in the later half of this year. Sovereign green bonds are any bonds which are issued by any sovereign entity, intergovernmental groups, or alliances, and the proceeds of these bonds generally go only to environmentally sustainable projects. They are also issued for longer maturity period. Okay, so what is PFRDA? It's a statutory regulatory body which has been set up under the PFRDA Act of 2014. It consists of a chairperson, and it does not have more than 6 members, all of them appointed by, of course, the central government. So this is basically a regulatory body to regulate the national pension system and other pension schemes also. It also establishes, develops, and regulates pension funds. It also protects the interests of pension fund subscribers. Okay, so the next topic is Henley Passport Index of 2023. This topic is important for international relations. So the latest ranking published by Henley Passport Index has been released recently, and India has moved 7 places above from its position in 2022, and it has now reached 80th spot. So this is not 5 places but 7 places. Okay, so Henley Passport Index is the original authoritative ranking of all world's passports, and it is published by Henley and Partners. It includes 199 different passports and 227 different travel destinations. So this index is based on the exclusive data procured from the IATA. Okay, and is as per this year's index, Singapore has again topped the passport ranking with visa-free access to its citizens to 192 global destinations. The second position is secured jointly by Germany, Italy, and Spain. Japan has moved from the second position to this year's third position, and India has climbed 7 places to 80th rank from 87 last year, and it shares this spot with Senegal and Togo, all 3 of them having visa-free access to 157 destinations. So the next topic is C-295 transport aircraft. This topic is important for your security section. Senior Airbus officials have recently said that a fully operational factory will be placed in Vadodara by November 2024, and the first India-made C-295 military transport aircraft will start rolling out from 2026. So this is a new generation tactical airlifter, and it is in the light and medium segment. It is designed and built by Airbus, which is a European company, and this is a robust and reliable and also highly versatile. It has a flight endurance of up to 11 hours, and it can carry out multi-role operations. So it has a rear ramp door for quick reaction and paradropping of troops and cargo.
and it is a superior aircraft which is used for tactical transport of up to 71 troops or 50 paratroopers. There is also air-to-air refueling available. Airborne early warning system is also there. It can also be used as a water bomber in case of forest fires, and it can be used to bomb about 7,000 liters of water to control the forest fires. It also has intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities. So the next topic is Bhumi Samman Awards. This topic is important for your governance section. Recently, President of India has conferred the Bhumi Samman Awards at a function organized by Rural Development Ministry. So 9 state secretaries and 68 district collectors were presented this award because of achieving excellence in implementing the core components of Digital India Land Records Modernization Program. And of course, Bhumi Samman Awards. Under the Bhumi Samman Awards, Madhya Pradesh has secured the first position, and 15 districts of this state, the state of Madhya Pradesh, have been awarded platinum grading for 100% achievement in all components of this scheme. So, what is this scheme? This is a central sector scheme under the Rural Development Ministry, and the aim is to process and the land records database that is available with all banks, financial institutions, circle rates, registration offices, and other sectors, and to integrate them digitally. By computerization of land records, survey and resurvey of those land records, and computerization of even the registration of land records. Okay. So the next topic is Bepi Colombo. This topic is important for your science and tech section. During a close Mercury flyby, the Bepi Colombo spacecraft has collected data which shows that how electrons rain down on planet's surface and they trigger X-ray auroras. So Bepi Colombo is a joint European Space Agency and Japanese Space Agency mission to Mercury. It was launched in 2018, and it is an ambitious and complex mission designed to study Mercury's surface, composition, and magnetic field. So there are two components in this Bepi Colombo spacecraft. First is the MPO, which has been designed by ESA, the European Space Agency, and it is responsible for mapping and studying Mercury's surface. There is also another one which is called MMO, and it is provided by Japanese Space Agency, and it focuses on Mercury's magnetic field and magnetosphere. So the objectives of this spacecraft is to study or investigate Mercury's surface and composition, and also to study Mercury's magnetic field and magnetosphere. It also measures Mercury's exosphere, which is the thin atmosphere of Mercury, and also to conduct experiments to understand the general relativity and improve our understanding of gravity. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics, and meanwhile you should be downloading the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.